फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बता दिया था। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो गया था अपना? नॉर्थर्न ग्रेटर प्लेन बता दिया था। 4 सेक्शन बता दिए थे क्या उसके? भाबर, तराई, खादर और बांगर बताया था क्या ये? चलो स्टार्ट करते अपन। आवाज नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की। बात करते हैं थर्ड वाले सेक्शन पे अपन। वो है अपने पास पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। बड़े ध्यान से चीजों को देखते हुए चलोगे, बोर्ड की तरफ फोकस होना चाहिए सबका। बेटा पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये वाला स्टेट कौन सा बता रखा है तुम्हें? गुजरात। और गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक का जो सेक्शन है, यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप बनता है। क्या बनता है? एक ट्राइंगल शेप बनता है। और यही ट्राइंगल शेप वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? पेनिनसुलर इंडिया वाला क्षेत्र के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत का मुख्य भूमि का जो सबसे पुराना टुकड़ा है, जो ओल्डेस्ट लैंड पार्ट ऑफ इंडिया है, वो कौन सा कंसिडर करते हैं अपन? पेनिनसुलर इंडिया। इसका शेप पूछ लिया जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी होने वाली है, तो किस आकृति का होगा ये? त्रिभुजाकार आकृति का। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये अपने पास अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस से कोई भी एक ऐसा माउंटेन जिसकी हाइट 600 मीटर से मोर देन हो, किससे ज़्यादा हो? 600 मीटर से ऊपर अगर कोई भी पहाड़ या पर्वत होगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं किसके अंदर? माउंटेन के अंदर, यानी पर्वत के अंदर। यानी पर्वत को कंसिडर करने के लिए अर्थ सरफेस से मैक्सिमम जो हाइट है, मिनिमम जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर। 600 मीटर से जो भी ऊपर होगा उसी को कंसिडर करेंगे अपन क्या? पर्वत। और इस पर्वत का स्ट्रक्चर है ना, ऊपर से देखो, क्या तुम्हें कौन शेप में नजर आ रहा है क्या? ऐसा? यस या नो? तो ये कौन शेप के अंदर ऊपर से जो स्ट्रक्चर नजर आता है जिसकी हाइट 600 मीटर है, वो मिनिमम रखी जाती है, उसको बोला जाता है बेटा माउंटेन। क्या बोला जाता है? माउंटेन यानी पर्वत। लेट सपोज कि अगर मैं इस पर्वत को ऊपर ऊपर से अगर हटा दूं, तो बताओ मैंने इसको ऊपर ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको हटा दिया क्या? और अब मैंने इन दोनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिया है क्या? तो बताओ ये मुझे एक समतल भाग नजर आ रहा है क्या? यस या नो? तो माउंटेन्स को अगर ऊपर से अपन काट देते हैं तो काटने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बचता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन प्लेटू। क्या बोलते हैं? प्लेटू, पठार। बोलो यस या नो? तो पर्वत और पठार, माउंटेन और प्लेटू के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, क्या वो समझ में आता है क्या तुम्हें? माउंटेन ऊपर से किस शेप में होगा? कौन शेप में होगा। और प्लेटू है, इसी कौन शेप को अगर अपन ऊपर से हटा देंगे तो वही जो माउंटेन है वो कौन सा रूप बना लेगा अपने पास? प्लेटू का रूप बना लेगा। तो इस पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर प्लेटू। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन कौन सा पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। बड़े ध्यान से सीखते हुए चलोगे तुम लोग। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये है अपने पास अरावली माउंटेन रेंज। कौन सी है? अरावली पर्वत माला। अरावली माउंटेन रेंज। और इस अरावली माउंटेन रेंज के बाद अगर अपन देखते हैं तो बेटा यहाँ पर अपने को सबसे पहले एक प्लेटू देखने को मिलेगा और इस प्लेटू का नाम है मालवा का पठार। इसको मैं नंबर दे रहा हूँ, नंबर 1। ये हो जाएगा अपने पास नंबर 2। एक सेक्शन में बना रहा हूं इस प्रायद्वीपीय भारत के अलावा इधर की तरफ। ये ईस्ट साइड है क्या अपने पास, जहां भारत की 7 बहनें थी।
चलो कंप्लीट अपन ने कितने प्लेटू कंसिडर कर लिए हैं? 9। तो टोटल प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कितने पठार पढ़ने वाले अपन? 9 पठारों के बारे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखो अब सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोसीजर तुम लोगों को समझना है। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास अरावली पर्वतमाला और ये जो नंबर 1 है, यहाँ पर मैं इनके नाम मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 1 पे है बेटा मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्लेटू आने वाला अपने पास? मालवा का पठार। अब ये जो अरावली पर्वतमाला है और मालवा का पठार है बेटा, इसके बीच में एक पठार और देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अपन मारवाड़ का पठार। किसका पठार बोलते हैं अपन? मारवाड़ का पठार। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से कौन सा पठार है जो सेपरेट करता है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेटू आने वाला है? मारवाड़ का पठार। और याद रखना ये जो मालवा का पठार है उसको नंबर कौन सा दिया अपन ने? 1। सेकंड नंबर पे अपने पास जो प्लेटू है वो है अपने पास बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार। थर्ड नंबर पर है वो है अपने पास बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड अलग है और बघेलखंड अलग है। और जो फोर्थ नंबर पे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा तुम्हें। इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर। तो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले अपन ने 4 पठार देखे हैं। पहले नंबर का जो पठार है उसका क्या नाम बताया है? मालवा का पठार। दूसरे नंबर वाला है वो है बुंदेलखंड। थर्ड नंबर वाला है बघेलखंड। और फोर्थ नंबर वाला कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है भारत का रूर। रूर बेसिकली एक जगह है जर्मनी के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइंस है, खादान है, जहाँ से बहुत सारे खनिज या मिनरल्स है वो मिलते हैं। तो हमारे भारत के अंदर हम लोग देखते हैं तो जनरली जो मिनरल्स है हमें जो अपने पास खाद्यान्न वगैरह है वो झारखंड में देखने को मिलते हैं। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। तो इसको रिलेट किया गया है भारत के रूर से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है तो वो पठार कौन सा होने वाला अपने पास? छोटा नागपुर का पठार। अब सबसे बड़ी समस्या है कि अपन जब इस पूरे के पूरे मैप में देखते हैं तो बेटा एक ट्रायंगल शेप नज़र आता है। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल शेप ही कंसिडर होता है किसका? इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट। लेकिन एक इधर साइड में मैंने एक अलग से पठार बनाया है बेटा, इसका नाम है शिलोंग का पठार। क्या नाम है? शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेटू। और शिलोंग है वो किसकी कैपिटल है? मेघालय की। किसकी कैपिटल है? शिलोंग, मेघालय की। तो मेघालय के अंदर भी एक पठार बना हुआ है जिसका क्या नाम है? शिलोंग का पठार। और याद रखना ये शिलोंग का पठार भी हिस्सा होता है किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। अब ये झारखंड से लेकर और मेघालय के बीच में यहाँ तुमने देखा होगा कि पूरा का पूरा कोलकाता, पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। और कोलकाता और पश्चिम बंगाल आकर बसा है किसके कारण? हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है जो अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आ रही है और वो मिट्टियाँ है वो एक जगह जमा होने के कारण एक बहुत बड़ा मैदानी भाग बन चुका है और आज उसी मैदानी भाग पर बसा हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मालदा, ये सारे के सारे शहर। यस या नो? तो ये जो शिलोंग का पठार है कहीं ना कहीं इसके बीच के अंदर कौन आ गया है? छोटा सा पार्ट, मैदानी भाग का हिस्सा आ गया है। बट याद रखना शिलोंग का पठार है वो भी कंसिडर किया जाता है किसके अंदर? पेनिनसुलर इंडिया में। ज़्यादातर बच्चों के सामने क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा हिस्सा है जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत नहीं आता।
अब देखना यहाँ पर ऑप्शन के अंदर तुम्हें दिख जाएगा शिलोंग का पठार, और बच्चे क्या करते हैं कि शिलोंग तो कहाँ है, मेघालय में है, और वो किसको टिक कर देंगे, शिलोंग के पठार को। तो बताओ शिलोंग का पठार तो हिस्सा है क्या? तो याद रखना शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। इसके बीच में मैदानी भाग बन गया है, वो मैदानी भाग किसके कारण बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण बना है। फिर अपन बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे अपने पास डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेटू है, इसका शेप भी कैसा नजर आएगा तुम्हें, ट्रायंगल शेप। मोस्टली जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उनका स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे नजर आने वाला है, ट्रायंगल शेप में नजर आने वाला है। डेक्कन प्लेटू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का जो सेक्शन है वो किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, डेक्कन प्लेटू में। इस पूरे के पूरे महाराष्ट्र से 2-3 चीज़ें और बताऊंगा मैं तुम्हें, जो हो सकता है तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा डेक्कन प्लेटू में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता होती है, विच काइंड ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट मैक्सिमम इन डेक्कन प्लेटू, दैट इज ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी होती है बेटा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी अपने को, डेक्कन प्लेटू वाले क्षेत्र में। और डेक्कन प्लेटू वाले क्षेत्र के अंदर अगर स्टेट पूछ लिया जाता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहां काली मिट्टी की सर्वाधिकता पाई जाती है, ब्लैक सॉइल है, वो मैक्सिमम कहां पर प्रेजेंट मिलेगा अपने को, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर, महाराष्ट्र में। अब इसको एक लॉजिकली चीज से मैं कनेक्ट करवाता हूं तुम्हें। महाराष्ट्र में जितने भी टेम्पल वगैरह बने हुए हैं, बताया होगा मैंने तुम लोगों को, महाराष्ट्र में जितने भी टेम्पल बने हुए हैं वो मोस्टली कौन से रंग के नजर आते हैं अपने को, काले रंग के नजर आते हैं। कौन से रंग के, काले रंग की। तो हम लोग चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पर काली मिट्टी है इसलिए मिट्टी उड़ उड़ कर और कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो गई, मंदिरों पे, तो वहाँ के मंदिर भी मोस्टली कैसे नजर आएंगे तुम्हें, काले। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे यूजफुल जो अपने पास सॉइल होने वाली है वो भी कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल। कि अगर कपास की खेती हमें करना है तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी होने वाली है हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। तो कपास के कल्टीवेशन के लिए भी ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेटू में मैक्सिमम भी कौन से सॉइल, ब्लैक सॉइल। डेक्कन प्लेटू में मैक्सिमम हिस्सा किसका, कौन से स्टेट का कवर होता है, महाराष्ट्र का कवर होता है। क्लियर है। नंबर 7 की बात करते हैं तो बेटा ये है अपने पास कर्नाटका पठार, कर्नाटका प्लेटू। नंबर 8 पे अपने पास तेलंगाना का पठार। तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का। किसका, आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और फिर उसको सेपरेट कर दिया गया है और इंडिया के अंदर एक अलग से स्टेट का डोमिनेंस मिल गया है बेटा, किसको, तेलंगाना को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने पास नंबर 9। और ये जो नंबर 9 वाला अपने पास प्लेटू है बेटा, इसको बोला जाता है दंडकारण्य का पठार। इस दंडकारण्य के पठार की बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। हो सकता है कि तुम्हें आज शायद जीवन में पहली बार इन चीज़ों के बारे में पता चले। दंडकारण्य का जो पठार है वहाँ पर इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर पहले एक दंडक वन पाया जाता था। कौन सा वन था यहाँ पर, दंडक वन। वो दंडक वन है, वो बहुत सदियों से बहुत पुराना वन है, बहुत टाइम पहले की वो बातें हैं। जब हम लोग त्रेता युग की बात करते हैं, भगवान श्री राम के समय की, तो याद रखना उस समय के अंदर एक दंडक नाम का वन था। उस वन के अंदर जितने भूत प्रेत थे वो सारे के सारे कहाँ पर मिलते थे अपने को, उसी दंडक वन के अंदर। और मोस्टली वो जो वन था वो उन लोगों के बसने की जगह थी जिनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था किसी रीज़न की वजह से, या जो अपने घर को छोड़कर सन्यासी जीवन धारण कर लेते थे, जो घर गृहस्थी को त्याग कर देते थे, वो मोस्टली जो लोग हैं वो आकर किस में रहते थे, इसी दंडक वन में रहते थे। बताओ प्रभु श्री राम को भी कितने वर्ष का वनवास मिला था, 14 वर्ष का।
उनको भी घर से भेज दिया गया था क्या वनवास के लिए। और जो वनवास से भेजने के बाद प्रभु श्री राम ने जो पंचकुटी बनाई थी वो कौन से वन में बनाई थी, दंडक वन में। और यहीं से माता सीता का क्या हो गया था, हरण हो गया था। तो याद रखना, जिन व्यक्तियों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता था या जो लोग अपने घर को छोड़कर और अकेले में जीवन जीने आते थे वो पहले कौन से वन में रहते थे, दंडक वन में। और यहीं से फिर ओरिजिन हुआ है किसका, दंडकारण्य के पठार का। तो लॉजिकली तुम लोग याद रखोगे दंडक वन से ही रिलेट करेंगे अपन किसको, दंडकारण्य प्लेटू को। तो बताओ पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया के जो 9 प्लेटू है क्या हमने कंसिडर कर लिए हैं क्या। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, एक साथ सभी लोग रिपीट करोगे। बताओ नंबर 1 पे कौन सा प्लेटू पढ़ा अपन ने, मालवा का पढ़ा। नंबर 2 पे बुंदेलखंड, नंबर 3 पे बघेलखंड, नंबर 4 पे छोटा नागपुर, नंबर 5 पे मेघालय का पठार। मेघालय की कैपिटल है कौन सी, शिलोंग। तो प्लेटू कौन सा होने वाला है, शिलोंग प्लेटू। 6 नंबर पे कौन सा था, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट को कवर करता है ये, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो सॉइल है वो किस प्रकार की मिलेगी अपने को, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। और काली मिट्टी है कौन सी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, कपास यानी कॉटन। नंबर 7 की बात करते हैं तो 7 पे कौन सा प्लेटू आ जाएगा, कर्नाटका प्लेटू। नंबर 8 पे कौन सा आने वाला है, तेलंगाना। और नंबर 9 पे कौन सा आ जाएगा, दंडकारण्य का पठार। उतार लो इसको एज इट इज, ऐसा कैसा। फटाफट से उतार लो इसको, नोट डाउन कर लो। टोटल 9 प्लेटू बना लेना और इनके नाम लिख लेना। क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछा जाएगा, यहाँ से कंप्लीट सीधा सीधा 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तुम्हें पूछ लिया जाएगा कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है, या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मैंने बोला है आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। मैं किसी बच्चे या बच्ची को अगर क्लास के बाहर निकालूंगा तो हो सकता है कि तुम्हें अच्छा ना लगे, इसीलिए पहली बार में ही समझ जाया करो। फटाफट नोट डाउन कर लो, डायग्राम बनाओगे और सबके नाम लिख लो। क्या, हाँ, अरावली माउंटेन रेंज भी लिख सकते हो तुम लोग, अरावली हिल्स भी लिख सकते हो। कब लगेगा तुम्हारा पेपर, 11 अप्रैल। हाँ 2026 ही आएगी, अब 25 या 24 तो आने से रही। अच्छा खासा टाइम है अभी तुम्हारे पास पेपर के लिए। चलो बताओ, देखिए बी कॉन्फिडेंट, कितने ऐसे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इस बार सर वैकेंसी क्रैक कर देंगे हम, इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। वेरी गुड। सिर्फ 2, बाकी तैयारी तो पूरी दुनिया ही करती है भाई, सिलेक्शन गिने चुनों का ही होता है। 2 के चेहरे तो याद है मुझे, और तुम दोनों का नहीं हुआ तो मेरे सामने मत आ जाना कभी जीवन में।
लिखो फटाफट लिखो। फिर लास्ट में याद दिलाना, एक बहुत अच्छा ऑफर देके जाऊंगा मैं। पहले ये लिखो, इससे बेहतर ऑफर हो सकता है क्या अभी के लिए? पूरा पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा दिया है तुम्हें। बताओ मुझे, क्या कंप्लीट चीज़ें याद हो गई क्या? पेनिनसुलर इंडिया में टोटल कितने प्लेटू है? 9। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग, डेक्कन, तेलंगाना, कर्नाटका और दंडकारण्य। क्या 3 सेक्शन हो गए हैं क्या तुम्हारे? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के हिमालय पढ़ा दिया, नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन पढ़ लिया है और पेनिनसुलर इंडिया पढ़ लिया है। फटाफट से लिख लो भाई, स्पीड तेज करो। इमरजेंसी का केस आता है नर्सिंग लाइन में, आता है क्या? वहाँ स्पीड ऑटोमेटिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? तो वैसे ही लिखने में भी स्पीड अच्छी खासी रखा करो भाई। फोर्थ सेक्शन कौन सा बताया था मैंने? कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की तटीय सीमा। वो तो आ गई है भारत, उसको क्या याद करना। दूसरा ऑप्शन रखो कोई। बताओ उतार लिया क्या? उतारो भाई कंप्लीट। इधर वाला तो मिटा दूं क्या? बनाओ भाई फटाफट। हिंदी तो समझ में आती है ना तुम लोगों को? किस किस को नहीं आती हिंदी समझ में? तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कुछ लाइन बोली थी तुम्हें, क्लास में ध्यान होगा तब पता चलेगा ना। उतारो फटाफट। अब तो हो गया क्या कंप्लीट? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो फिर, भारत की तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाना। डायग्राम से ही हम लोग सारी की सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। बताओ बेटा, ये वाला कौन सा स्टेट आने वाला है? गुजरात। और गुजरात से लेकर हम लोग कहाँ तक की बात करते हैं? हमेशा वेस्ट बंगाल तक की। क्या प्लेटू के अंदर भी ये वाला सेक्शन ही कंसिडर किया था क्या अपन ने? और कोस्टल बाउंड्री के अंदर भी कहाँ से लेकर कहाँ तक ही? गुजरात से लेकर कौन सा स्टेट होने वाला अपने पास? वेस्ट बंगाल।
अब देखना इंडिया के अंदर जो कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि एक भारत के कुछ ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो जो जो राज्य भारत के साथ समुद्र की सीमा बनाएंगे उसी की सीमा को या बाउंड्री को कंसिडर किया जाएगा किसमें, कोस्टल बाउंड्री में। मुझे बताओ क्या इधर की तरफ अरेबियन सी है क्या अपने पास, अरब सागर, और इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल। इतना ही पता है तो फिर यहाँ क्यों बैठा है भाई, अब तक पास ही हो जाता अगर इतना ही ज्ञानी बनना है तो तुम्हें। बताओ यहाँ पर अरब सागर अपने पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बंगाल की। मास्टर से पंगा मत लिया कर भाई, तेरे जैसे हजारों बच्चों को पढ़ा के और नौकरी लगवा दी मैंने, तू तो अभी अभी आया है जीवन में, मजे ले जीवन के। चलो बात करते हैं अपन, एक तो अपने पास कौन सा है, अरब सागर, और एक कौन सा है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। क्या दोनों तरफ अपने पास समुद्र नजर आ रहे हैं? और इस समुद्र के साथ बेटा जितने भी स्टेट के साथ जो बाउंड्री बनाएगा वो बाउंड्री ही कंसिडर की जाएगी किसमें, कोस्टल बाउंड्री के अंदर। तो याद रखना इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है, मेन जो कोस्टल बाउंड्री है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6100 किलोमीटर। यानी इसका कहने का मतलब है गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के बीच की ये जो दूरी है बेटा, ये दूरी कितने किलोमीटर की होने वाली है, 6100 किलोमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि मेन कोस्टल बाउंड्री लेंथ ऑफ इंडिया, तो टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास, 6100। अब देखना यहाँ से चीज़ें कितनी आसान तरीके से बनना स्टार्ट होगी तुम्हारे लिए। क्या मैंने तुम्हें पूरे के पूरे स्टेट पढ़ाए हैं क्या? अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कितने भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट विच आर मेड कोस्टल बाउंड्री। तो मुझे बताओ गुजरात के बाद बेटा कौन सा स्टेट आएगा, महाराष्ट्र के बाद में गोवा जाने का, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, केरला से यूटर्न लेते ही तमिलनाडु के ऊपर अंधा व्यक्ति क्या चलाता था, और ओडी चलाते चलाते कहाँ भाग गया था, वेस्ट बंगाल। क्या टोटल 9 स्टेट कंसिडर कर लिए क्या? अब मुझे बताओ क्या अलग से रटने की जरूरत है क्या तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि गुजरात से चालू होती है कोस्टल बाउंड्री बनाना और वेस्ट बंगाल तक जाकर खत्म होती है। अब अपन बात करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन तुम्हें नजर आ रहा है, ये वाला सेक्शन गुजरात के अंदर होता है भाई रण ऑफ कच्छ, जिसको बोलते हैं अपन कच्छ का रण। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, दैट इज कच्छ। गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है, कच्छ है। और पूरे के पूरे भारत का भी जो सबसे बड़ा जिला होने वाला है वो कौन सा है, कच्छ। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रण। तो रण से बनेगा रण फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेयर एंड फेस्टिवल से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि रण उत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो भी कौन से स्टेट हो जाएगा अपने पास, गुजरात। तो गुजरात के अंदर पहला जो कोस्टल है वो कौन सा अपने पास, रण ऑफ कच्छ। फिर इसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं गुजरात के अंदर, तो बेटा ये आता अपने पास काठियावाड़। गंगूबाई का नाम सुना होगा, हाँ, काठियावाड़ तट। तो गुजरात के अंदर कितने कोस्टल, 2, पहला कच्छ का रण और दूसरा कौन सा आ जाएगा, काठियावाड़ तट। अब मुंबई, ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच वाला जो सेक्शन है वो है अपने पास कोंकण तट। कौन सा आ जाएगा, कोंकण कोस्टल। गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है अपने पास, कोंकणी। कौन सी है, कोंकणी। और इसी से रिलेट करेंगे अपन कि गोवा वाला जो कोस्टल होता है वो कौन सा होता है, कोंकण तट। फिर अपन बात करते हैं ये कर्नाटका वाला जो कोस्टल है अपने पास, इसको बोलते हैं अपन कैनरा तट, कैनरा कोस्टल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बताऊंगा मैं तुम लोगों को, केरल, और केरल वाला ही पूछा जाएगा, और केरल वाले का नाम है मालाबार
तट। कौन सा कोस्टल आ जाएगा? मालाबार कोस्टल। अब ये मालाबार कोस्टल से आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब मानसून पढ़ाऊंगा तब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेट होने वाला है? केरल। और केरल के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास कोस्टल पूछा जाता है वो कौन सा आ जाएगा? मालाबार कोस्टल। यस या नो? इसको सिंपली लॉजिक से तुम लोग याद रख सकते हो कि माल लेने में कल आऊँगा। माल लेने कब आऊँगा? कल। माल से बना देंगे अपन कौन सा कोस्टल? मालाबार। और कल से कौन सा स्टेट बनाएंगे अपन? केरल बनाएंगे। यस या नो? फिर अपन चलते हैं ईस्ट साइड की तरफ। बेटा तमिलनाडु के अंदर जो कोस्टल है, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश जो कवर करने वाला है, ये है अपने पास कोरोमंडल तट। कौन सा आ जाएगा? कोरोमंडल कोस्टल। फिर आंध्रा और आधा ओडिशा के बीच वाला जो कोस्टल आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा अपने पास उत्कल तट। और ओडिशा और लगभग आधा जो वेस्ट बंगाल है वो आ जाएगा अपने पास उत्तरी सरकार। और ये थोड़ा बहुत जो सेक्शन है बंगाल वाला, इसको बोलते हैं अपन बैंगी तट। तो बताओ टोटल अपने पास इंडिया में ऐसे कितने स्टेट है जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं? 9 स्टेट। गुजरात से गाड़ी रवाना होगी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 ऐसे स्टेट है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। जो भारत के ये जो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की जो कोस्टल बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है? 6100। गुजरात के अंदर कौन कौन से कोस्टल बताए हैं? रण ऑफ कच्छ और काठियावाड़ कोस्टल। महाराष्ट्र और गोवा का एक कॉमन कोट ये अपने पास कोस्टल है, कौन सा? कोंकण। कर्नाटका वाला कौन सा आ जाएगा? कन्नड़ या केनरा कोस्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माल लेंगे लेकिन कब लेंगे? कल। तो मालाबार जो कोस्टल है वो कहाँ का होने वाला है? केरला का। यूटर्न लेते ही तमिलनाडु वाला जो कोस्टल है वो कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल। आंध्रा, उत्कल, ओडिशा वाला उत्तरी सरकार, और कुछ एक सेक्शन है वेस्ट बंगाल का, उसको किस नाम से जाना जाता है? बैंगी तट। अब मुझे बताओ क्या इंडिया का नेशनल एंथम सब लोगों को याद है क्या? यस या नो? और अभी बोल दूं तो आधे से ज़्यादा अटक जाएंगे। अब उसके अंदर कुछ लाइंस आती है, उस लाइंस का मतलब समझना कि क्यों आखिरकार वो नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उस पूरे के पूरे नेशनल एंथम सॉन्ग के अंदर पूरे के पूरे इंडिया का एक्सप्लेन किया गया है। क्या तुम लोग यही नाम सुनते हो क्या? पंजाब, क्या इधर ऊपर की तरफ पंजाब आता है क्या? सिंध, ये पूरा का पूरा यही आता है क्या? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। द्राविड़, द्राविड़ का मतलब है पूरा का पूरा साउथ इंडिया। द्राविड़, उत्कल, बंगे। यस या नो? तो वो जो पूरा का पूरा नेशनल सॉन्ग वाला जो एंथम है अपने पास, नेशनल एंथम, उस सॉन्ग के अंदर ही इंडिया के मैप को एक्सप्लेन किया गया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगे। फिर आता है गंग, ये विंध्य, ये महाराष्ट्र, ये एमपी के अंदर आती है अपने पास कौन सा? विंध्य माउंटेनेज। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है उस नेशनल एंथम के अंदर ही, जो ब्यूटी ऑफ इंडिया कंसिडर की जाती है, जो भारत की सुंदरता को बताता है कि हमारा भारत है वो कितना मनमोहक और सुंदर बना हुआ है। तो याद रखना ये पूरे के पूरे कोस्टल उसी को कंसिडर करके बनाया गया है, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगे। तो टोटल 9 ऐसे स्टेट है इंडिया के जो क्या बनाएंगे अपने पास? कोस्टल बाउंड्री बनाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में बना के दे दिया जाएगा कि तमिलनाडु वाला तट है उसका क्या नाम है? कोरोमंडल। क्या नाम है? कोरोमंडल। केरल के पास जो कोस्टल है वो कौन सा होने वाला है? मालाबार होने वाला है। अब बड़े ध्यान से सुनोगे, इधर इस लाइन की तरफ फोकस करने की कोशिश करोगे। जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से, ये जो ग्रीन कलर में तुम्हें लाइन दिख रही है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न बाउंड्री बनाएगी। क्या बनाएगी?
वेस्टर्न बाउंड्री। और इसी वेस्टर्न बाउंड्री से बेटा इसका नाम निकाला गया है वेस्टर्न घाट। क्या नाम निकाला गया है? वेस्टर्न घाट। वहीं अगर अपन बात करते हैं इधर की तरफ, तो ये कौन सी साइड अपने पास? ईस्ट साइड है। और ये ईस्ट साइड वाला जो अपने पास बाउंड्री बनाई हुई है इसको बोला जाता है क्या? ईस्टर्न घाट। एक कौन सा अपने पास? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब मुझे बताओ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या यहाँ पर आकर मिल रहे हैं क्या? और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं बेटा वहाँ पर एक पहाड़ी बनी हुई है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी से। नीलगिरी की जो पहाड़ी है बेटा वो किस किस की बॉर्डर पे शेयर करेगा? ये केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। तो केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे या अपन कंसिडर कर सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वहां पर एक पहाड़ी बनी हुई है जिसका क्या नाम है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो मुझे बताओ पश्चिमी घाट का मतलब समझ में आ गया क्या? इधर गुजरात महाराष्ट्र से लेकर और केरला तक का जो पूरा का पूरा हिली स्टेशन है या माउंटेन है वो किस नाम से जाना जाएगा? पश्चिमी घाट से। और इधर तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक के पूरे पहाड़ पर्वत है वो किस नाम से जाने जाएंगे? ईस्टर्न घाट से जाने जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही तुम्हें एक चीज़ बताई थी मैप के अंदर, जहाँ अपन ने 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे। कितनी यूनियन टेरिटरी बताई थी? 8। तो उसके अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी भारत के बीचों बीच से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 4 यूनियन टेरिटरी ऊपर थी और 4 यूनियन टेरिटरी नीचे। तो बताओ वो जो कोस्टल, ये जो कर्क रेखा थी इसके नीचे नीचे ही तो है अपने पास कोस्टल बाउंड्री। तो बताओ कर्क रेखा से नीचे कितनी यूनियन टेरिटरी बताई थी? 4। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाएंगे? मुझे बताओ क्या क्वेश्चन करना आसान रहेगा क्या तुम्हारे लिए? टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? 9। और टोटल कितने कोस्टल बाउंड्री हो जाएंगे? 4। अब मुझे बताओ क्या ऊपर अगर जो 4 यूनियन टेरिटरी है क्या कभी भी समुद्र के साथ सीमा बनाएंगे क्या? वो नहीं बनाएंगे। तो जो वाटर बाउंड्री शेयर करेंगे, कोस्टल बाउंड्री बनाएंगे, वो इस कर्क रेखा के नीचे नीचे वाली यूनियन टेरिटरी ही आएगी। और नीचे कितनी यूनियन टेरिटरी बताइए? 4। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी। तो टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करता है? कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर है? भारत के साथ सबसे ज्यादा इस 6100 किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो कोस्टल बाउंड्री बनाता है 1600 किलोमीटर स्क्वायर की, वो कौन बनाता है? गुजरात। और सबसे कम जो बनाएगा 100 किलोमीटर स्क्वायर की, वो कौन बनाएगा? गोवा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा का साझा करता है वो स्टेट कौन सा हो जाएगा बेटा? गुजरात। टोटल कितनी बाउंड्री शेयर करेगा ये? 1600। और सबसे छोटी जो बाउंड्री बनाता है वो कौन बनाता है? गोवा। गोवा सिर्फ और सिर्फ कितनी बाउंड्री शेयर करेगा? 100 किलोमीटर स्क्वायर। उतार लो इसको एज इट इज, ऐसा का ऐसा। स्पीड तेज रखना उतारने में। एक वैकेंसी रेलवे के अंदर भी तो निकलती है ना, पैरा मेडिकल की। एलिजिबल हो क्या तुम लोग उसके लिए भी? तो वो फॉर्म भी भरा करो भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर उस वैकेंसी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स के अंदर तुम्हें चीज़ें बताऊंगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पैरा मेडिकल के अंदर, रेलवे स्टाफ के अंदर, और कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं है उसमें। और
सबसे अच्छी बात यह है कि अब रेलवे है वो एनुअल कैलेंडर रिलीज़ करने लग गया है। हर साल पैरामेडिकल की वैकेंसी है वो तुम्हारे सामने आने वाली है। तो टारगेट करो, जो जो तुम्हारा रेंज है वहाँ पर जितने पेपर पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे के सारे पेपर दो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने जीवन में पहली ही बार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? चलो, वेल एंड गुड है कि तुम सबकी शुरुआत तो हो चुकी है इस माया जाल में। अभिमन्यु भी तो चक्रव्यूह में फंस गया था। अगर ठीक टाइम पर अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत अभिमन्यु से भी बेकार हो जाएगी। यहाँ हर एक टीचर भगवान श्री कृष्ण के रूप में आता है मेरे अलावा, जो तुम्हें कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में जिताने की कोशिश करता है। बस तुम्हें अर्जुन बनना पड़ेगा भाई। अर्जुन बन जाओगे तो जीत जाओगे महाभारत को। कौन सी जिगजैग लाइन? ये विंध्य पर्वत माउंटेन रेंज है। ये कोस्टल बाउंड्री का नहीं है, वो तो मैंने नेशनल एंथम को बताने के लिए बनाया था। ध्यान तो रहता है तेरा, लेकिन कहीं और। बताओ, क्या कोस्टल बाउंड्री क्लियर हो गई क्या सबको? मेरी तरफ से तो क्लियर हो चुकी है भाई। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अब टोटल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा का साझा करेंगे? 9। और टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 4। टोटल लेंथ कितनी है समुद्री सीमा की? 6100 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट शेयर करेगा? गुजरात। गुजरात कितने किलोमीटर? 1600। सेकंड नंबर पे सबसे जो छोटा है वो कौन सा आ जाएगा? गोवा। और गोवा कितना किलोमीटर? 100। बना लो फटाफट। मालाबार कोस्टल याद रखना है और एक कोरोमंडल याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से पूछा जाएगा। मालाबार कोस्टल है वो कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? केरल। आवाज नहीं उतार लिया है तो फिर नेक्स्ट 5th नंबर पे हेडिंग डाल लेना, आइलैंड, द्वीप समूह। द्वीप समूह आइलैंड, जहां 2 आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे अपन, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बताओ, लिख लिया क्या? क्या कंप्लीट है क्या सबका? लिखो लिखो फटाफट। आइलैंड का मतलब समझाया था क्या मैंने? द्वीप समूह किसे कहते हैं? एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। चारों तरफ से वाटर सराउंडेड जो बाउंड्री होती है, जो लैंड पार्ट होता है, भूमि का जो हिस्सा होता है, जिसके चारों तरफ ही क्या देखने को मिलता है? पानी, उसको बोला जाता है द्वीप। और जो 3 ओर पानी से घिरा हो और एक और भूमि से घिरा हुआ होता है उसको बोला जाता है क्या? प्रायद्वीप। इधर देखो, देखे क्या इधर अरब सागर है क्या पूरा का पूरा? इधर बंगाल की खाड़ी है क्या? और इंडिया के नीचे है वो कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। क्या 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है क्या भारत? और ऊपर की तरफ अगर बात करोगे तो पूरे के पूरे लैंड बाउंड्री अपने पास, भूमि वाले राज्य हैं टोटल। तो 3 और पानी से घिरा है और एक और भूमि से घिरा है, इसीलिए इस हिस्से का नाम पड़ा है क्या? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीप पेनिनसुलर का मतलब होता है जिसके 3 हिस्से पानी से घिरे हो और एक हिस्सा है वो भूमि से घिरा हुआ हो। और द्वीप समूह का मतलब होता है जो चारों ओर ही किससे घिरा हुआ हो? पानी से घिरा हुआ हो। उसको बोला जाता है क्या? आइलैंड।
चलो आइलैंड की कहानी हम लोग सीखेंगे। दो आइलैंड के बारे में बात करेंगे, एक अपने पास लक्षद्वीप, और एक अपने पास अंडमान और निकोबार। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप, ओरिजिन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, कि लक्षद्वीप का ओरिजिन कैसे हुआ है, लक्षद्वीप की उत्पत्ति किससे मिलकर हुई है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कैसे बना है। अब इधर फोकस करोगे, लिखना बंद कर दो। लक्षद्वीप की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा अपने पास एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है कोरल रीफ। इसको बोलते हैं अपन मूंगा प्रजाति। मूंगा जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कोरल रीफ्स होते हैं, जो सी क्रिएचर के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री जीव भी जिनको बोला जाता है, वो अपने मुंह से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं। और वो कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे इकट्ठा होते और किसका रूप बना लिए हैं? एक बहुत बड़े भूमि का रूप बना लिया है। और इन्हीं के कारण कौन सा अपने पास द्वीप बन चुका है? लक्षद्वीप बन चुका है। कौन सा द्वीप बन चुका है? लक्षद्वीप। तो ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप है वो किसके कारण हुआ है? कोरल रीफ ऑर्गेनिज्म के कारण, मूंगा जीवों के कारण हुआ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो आइलैंड है, टोटल आइलैंड है यहाँ पर, वो कितने बने हुए हैं? 36। लक्षद्वीप के अंदर और छोटे छोटे टोटल कितने द्वीप बने हुए हैं? 36। वहीं अपन बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो ओरिजिन है वो हुआ है बेटा वोल्केनो के कारण। वोल्केनो का मतलब होता है अपने पास जो ज्वालामुखी आती है, मैग्मा होता है, पृथ्वी के अंदर वाला जो गर्म जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं अपन मैग्मा। इधर समझने की कोशिश करना, ये अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस से जैसे नीचे की तरफ जाता जाएंगे अपन तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर 32 मीटर के आगे के बाद। जैसे 32 मीटर चलोगे तो कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा? 1 डिग्री टेम्परेचर। तो धीरे धीरे अर्थ के अंदर नीचे की तरफ चलते जाएंगे अपन सेंटर पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण अंदर वाला जो भी मलबा है अपने पास, जो भी मटेरियल है वो गर्म होता है। और याद रखना, अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है। क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। और हल्की होने के कारण वो किधर की तरफ उठेगी? ऊपर की तरफ। दैट इज फॉलो कन्वेंशन मेथड। संवहन विधि है वो हमें यही सिखाती है कि जब भी हवाएं, अगर पूरा सूर्य के प्रकाश से अगर धरती गर्म हो रही है तो आसपास की हवाएं भी क्या हो जाती है? गर्म। और आसपास की हवाएं अगर गर्म होती है तो मुझे बताओ, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, क्या वो भी गर्म हो जाता है क्या? और हम लोग क्या बोलते हैं कि आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर वो गर्म हवाएं हल्की होती है और हल्की होने के बाद बेटा किधर की तरफ उड़ जाती है? ऊपर की तरफ। अब जो सुबह दिन में 11-12 बजे के समय जो हवाएं गर्म हुई थी वो हल्की होकर किधर की तरफ चल जाती है? ऊपर। तो शाम के 4-5 बजे तक वो हवाएं हैं वो धीरे धीरे ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है क्या? इसीलिए शाम होते होते तक मौसम कैसा लगने लग जाता है? हमें ठंडा लगने लग जाता है। तो पृथ्वी के अंदर भी ये जो पूरा का पूरा गर्म जो गैसेज है, जो पूरा का पूरा लिक्विड है, इसको बोला जाता है बेटा मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा। और ये मैग्मा क्या करता है? एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं अपन मैग्मा चैम्बर। बड़े ध्यान से सीखोगे। इस मैग्मा चैम्बर से क्या होगा? कुछ गर्म पदार्थ है वो ऊपर की तरफ उठेगा और इस पॉइंट पर जाकर टकराएगा, वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर वापस जाएगा, इस पॉइंट से टकराएगा, वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सैकड़ों लाखों साल तक यही प्रोसेस चलता रहता है। तो मुझे बताओ, अगर एक पॉइंट पर लगातार कोई गर्म चीज आकर टकरा रही है सैकड़ों लाखों साल तक, तो एक ना एक बार इस पूरे के पूरे सरफेस पे जहां से वो टकरा रही है, क्या यहाँ पर एक होल हो जाएगा? क्या एक छोटा सा छिद्र हो जाएगा? और इस छिद्र से फिर ये मैग्मा जैसे ही बाहर की तरफ निकलता है तो बेटा इसको बोला जाता है क्या? लावा। क्या बोला जाता है? लावा। और ये लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और किसका रूप बना लेता है? ये रॉक्स का, यानी चट्टानों का। तो वोल्केनोज और रॉक्स के कारण कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका ओरिजिन हुआ है अपने पास? अंडमान और निकोबार।
कि अपन कह सकते हैं कि ज्वालामुखी और चट्टानों से निर्मित हुआ है कौन सा पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार। वहीं अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड की, इस अंडमान और निकोबार के अंदर जो टोटल द्वीप समूह है बेटा वो कितने हैं 572, 572 द्वीप है टोटल किसके अंदर, अंडमान और निकोबार के अंदर। लक्षद्वीप में टोटल कितने हैं 36। फिर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बारे में अपन बात करेंगे, और बेटा इधर की तरफ बात करेंगे अपन 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है, बेसिकली चैनल होता है किसी भी समुद्र के बीच में से कोई एक छोटा जो रास्ता निकलता है उसको किस नाम से जाना जाता है, चैनल के नाम से जाना जाता है। 8 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करेगी किसको, मालदीव को मिनिकोई से, और 9 डिग्री है वो सेपरेट करने वाली है मिनिकोई को लक्षद्वीप से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझोगे तुम लोग इधर, ये पूरा का पूरा एक मैंने लक्षद्वीप बना दिया है। इस लक्षद्वीप के ऊपर की तरफ कुछ और छोटे छोटे द्वीप है, आइलैंड है, और इसके नीचे की तरफ भी क्या है, एक छोटे छोटे आइलैंड है। टोटल कितने हैं 36। और बेटा इधर जो भारत का एक और जो अपने पास पड़ोसी देश है वो है मालदीव। कौन है, मालदीव। याद रखना इंडिया के 7 पड़ोसी देश है और 2 ऐसे पड़ोसी देश है जो वाटर बाउंड्री बनाते हैं, एक तो श्रीलंका और दूसरा कौन सा, मालदीव। ये दो तो समुद्री सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी देश है। बाकी जो लैंड बाउंड्री शेयर करेंगे वो टोटल कितने पड़ोसी देश होते हैं, भारत के 7 होते हैं। इधर समझने की कोशिश करना, ये मालदीव है और ये लक्षद्वीप का सबसे आखिरी आइलैंड है साउथ के अंदर, वो कौन सा होता है, मिनिकोई। तो इसी मालदीव और मिनिकोई के बीच में एक रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते का क्या नाम निकाल दिया गया है बेटा, 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, मालदीव को मिनिकोई से सेपरेट करेगा। अब मुझे बताओ मिनिकोई नीचे है और लक्षद्वीप ऊपर की तरफ है क्या, तो मिनिकोई और लक्षद्वीप के बीच में भी एक रास्ता निकाल दिया गया है बेटा, इसका क्या नाम निकाल दिया है, 9 डिग्री चैनल। तो मुझे बताओ 9 डिग्री जो चैनल है वो किस किस को सेपरेट करेगा, लक्षद्वीप और मिनिकोई को। वहीं अपन बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन आता है अंडमान का और यहाँ पर एक सेक्शन आता है बेटा किसका, निकोबार का। तो अंडमान और निकोबार के बीच में भी एक सेपरेट रास्ता निकाल दिया गया है, इसका क्या नाम निकाल दिया गया है, 10 डिग्री चैनल। तो तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करेगा, अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। 9 डिग्री जो चैनल है वो किस किस को अलग करने वाला है, मिनिकोई को लक्षद्वीप से, और 8 डिग्री जो चैनल है वो किस किस को सेपरेट करेगा, मालदीव को मिनिकोई से। क्या तीनों की तीनों चीजें समझ में आ गई क्या। 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है वो किधर की तरफ मिलने वाला अपने को, लक्षद्वीप की तरफ, और 10 डिग्री चैनल है वो किधर की तरफ मिलेगा, अंडमान और निकोबार की तरफ। क्या दोनों का ओरिजिन समझ में आ गया क्या तुम लोगों को, बना लो एक बार इसको। द्वीप समूह के अंदर लिख लेना, हाँ कोरल रीफ ऑर्गेनिज्म लिख लेना, मूंगा जीवों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। कुल द्वीपों की संख्या लिख लेना, लक्षद्वीप में टोटल कितने हैं 36, और अंडमान और निकोबार के अंदर कितने हैं 572। मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया क्या। पृथ्वी के अंदर जो गर्म लिक्विड होता है वो मैग्मा, और वही लिक्विड अगर पृथ्वी के बाहर आ गया तो क्या कहलाता है, लावा।
भारत का सबसे स्मॉल जो यूनियन टेरिटरी है वो भी कौन सा है? लक्षद्वीप। एरिया कितना है इसका टोटल? सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर। फाइव 72 लिख लेना टोटल अंडमान और निकोबार में। 8 डिग्री चैनल लिख लेना और ये लिख लेना अंडमान को किससे सेपरेट करता है? निकोबार से 10 डिग्री चैनल। क्या टोटल 5 सेक्शन पढ़ लिए हैं क्या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के? अब एक लास्ट सेक्शन और बचता अपने पास, और मैंने बताया था राजस्थान वालों को कौन सी गाड़ी पसंद है, तो थार डेजर्ट है वो और बच जाएगा अपने पास नंबर 6 पे। कौन सा? हाँ, अंडमान को सेपरेट करता है किससे? निकोबार से 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद लिखो 6 नंबर पे लिख लेना थार डेजर्ट, एरो बना के लिख लेना राजस्थान जैसलमेर। इसके बारे में डिटेल से तब पढ़ेंगे जब तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में। तब हम लोग जानेंगे कि डेजर्ट मरुस्थल कैसे बनता है, क्या क्या रीज़न होते हैं मरुस्थल के बनने के, और राजस्थान के अंदर ये जो थार का मरुस्थल है वो जैसलमेर वाले इलाके में ही क्यों बना है। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मुझे बताओ क्या भारत के मैप को या पूरे के पूरे इंडिया को क्या मैंने 6 प्रकार से फिजिकली डिवाइड कर दिया क्या? और 6 के 6 प्रकार मैंने सेपरेटली क्या कर दिए, तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर तुम लोग बैठ जाओ, अकॉर्डिंग टू मी एक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से 100% तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा। एक तो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अगर ज्योग्राफी वाला सेक्शन पूछा जा रहा है तो, और सेकंड नंबर पे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है? भारत की नदियाँ। साथ के साथ उतारते जाना। भारत की जो नदियाँ है उसको 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। हिमालयन रिवर सिस्टम और सेकंड लिख लेना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय वाली नदियाँ और इधर की तरफ आ जाएगी अपने पास प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। टोटल ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है उसको कितने पार्ट के अंदर सेपरेट किया गया है? 2 पार्ट के अंदर। एक ऐसी नदियाँ है जो हिमालय से ओरिजिन होती है, इसलिए इनको बोला गया है क्या? हिमालयन रिवर सिस्टम। एक ऐसी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है, तो उसको कंसिडर किया गया है किसमें? पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम में। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो बेटा हिमालय वाली जो नदियाँ है वो भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। पहला हम लोग कंसिडर करेंगे इंडस सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। सेकंड नंबर पे हम लोग कंसिडर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी
तंत्र को। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम। वही अपन बात करते हैं पेनिनसुलर इंडियन रिवर की। तो पेनिनसुलर इंडियन रिवर को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर वाली नदियाँ, और एक आ जाएगी अपने पास बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ। अरेबियन सी रिवर और बे ऑफ बंगाल रिवर्स। उतार लो इस चार्ट को कंप्लीट। लिख लिया? चलो अब इधर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार नदी कहते किसे हैं। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको मैं नदी कह दूंगा या इसको मैं नदी बोल सकता हूँ। तो बेटा याद रखना, हिमालय है वो पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ है क्या? यस या नो? और बर्फ की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा का पूरा किससे ढका हुआ होता है? ये बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत होता है जिसको नाम दिया जाता है ग्लेशियर। क्या नाम दिया जाता है? ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं अपन हिमनद। क्या बोलते हैं? हिमनद। अमरनाथ के अंदर शिवलिंग को देखा है क्या तुम लोगों ने? गया है क्या तुम में से कोई अमरनाथ? पहले नौकरी लग जाओ फिर चल जाना। ऐसे बेरोजगार जाओगे तो भगवान को भी ठीक नहीं लगेगा। एक ग्लेशियर बना हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ है, और इस बर्फ से बने हुए ही स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है क्या? ग्लेशियर यानी हिमनद। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। अब देखो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, जैसे ही हवाएं तेज चलेगी, तापमान अपना रंग बदलेगा, तो ये ग्लेशियर भी क्या होगा? अपना रंग बदलेगा। इस ग्लेशियर का मतलब ये समझना बेटा कि एक कटोरी में, एक बाउल में तुम लोगों ने पानी भरा है और इसको फ्रीजर में रख दिया, तो बताओ अगले सुबह तक ये पूरी की पूरी जो बाउल है उसमें बर्फ जम जाएगा क्या कंप्लीट? और जैसे इसको तुम लोग फ्रीज से बाहर निकाल के किसी दीवार पे रख देते हो, तो कुछ टाइम के बाद में इस कटोरी के चारों तरफ से पानी की जो धाराएं हैं क्या वो बहना स्टार्ट हो जाती है क्या? और बर्फ है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाता है? मेल्ट होना स्टार्ट करता है। अब ये तो इतना सा बर्फ है, इसलिए अपने को सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी धाराएं निकलती हुई नजर आती हैं। ये तो पूरा का पूरा ग्लेशियर ही बना हुआ है, पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ पर्वत ही है। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो ये बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट होती है, और पिघलने के बाद मुझे बताओ क्या यहाँ से पानी की धारा है वो बहना स्टार्ट हो जाएगी क्या? तो याद रखना जीवन में कि बहता हुआ पानी जिसमें गति हो अच्छी खासी, वो क्या बनाता है? नदी बनाता है। क्या बनाता है? नदी। तो बहता हुआ पानी हमेशा क्या कहलाएगा? नदी कहलाएगा। और हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्लेशियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ग्लेशियर से। बर्फ के ऊंचे ऊंचे पर्वत बने हुए हैं, वो बर्फ पिघलती है, पिघलने के बाद बहुत तेज स्पीड के अंदर पानी है वो बहना स्टार्ट हो जाता है, और बहता हुआ पानी हमेशा क्या बनाएगा? नदी बनाएगा। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो कितने प्रकार की बताइए? टोटल 3।
पहले नंबर पे पढ़ेंगे अपन इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन ब्रह्मपुत्र और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे अपन गंगा नदी तंत्र। बोलो यस या नो। इधर देखने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र। इस सिंधु नदी तंत्र का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करोगे तुम लोग। ये वाला कौन सा स्टेट था, गुजरात। अगर मैं हिमालय की बात करूंगा तो साउथ इंडिया वाले भारत की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर वाले इंडिया के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे। चलो अब इधर समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पर एक ग्लेशियर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पहले तो यहाँ पर एक झील बना देता हूँ मैं, क्या बना देता हूँ, झील। इस झील का नाम है बेटा मानसरोवर झील। क्या नाम है, मानसरोवर झील। जयपुर वाला नहीं है। यहाँ पर एक ग्लेशियर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक ही ग्लेशियर। और बेटा इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है, बोखरचू हिमनद। अब मुझे बताओ, अगर ग्लेशियर बना हुआ है तो ये पिघलेगा और पिघलने से यहाँ पर क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगी, नदी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या इंडस रिवर का ओरिजिन है वो कौन से ग्लेशियर से हो रहा है, बोखरचू ग्लेशियर से। अब सिर्फ और सिर्फ मार्कर की तरफ नज़र होनी चाहिए तुम्हारी। यहाँ से एक नदी निकल रही है और नदी निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ पर एंटर हो गई है, ये भारत के अंदर। कहाँ पर एंटर हो गई है, भारत के अंदर। अब यहाँ पर देखना तुम लोग, ये मैंने एक सेक्शन बनाया बेटा जम्मू एंड कश्मीर का, किसका, इसके नीचे मैंने एक सेक्शन बना दिया है बेटा किसका, पंजाब का। ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका हो जाएगा, लद्दाख का। ये पूरा का पूरा सेक्शन किसका हो रहा है, हिमाचल प्रदेश का। ये इधर वाला सेक्शन किसका हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ से कौन सा स्टेट बन जाएगा, राजस्थान। यस या नो। ये सारे के सारे स्टेट अपन ने पढ़ लिए पहले ही। अब देखना, मुझे बताओ सबसे पहले इंडस रिवर है वो भारत में कहाँ पर एंटर हो रही है। क्या चीज़ें क्लियर हो गई क्या एक ही बार में। सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को ही देखने की कोशिश करोगे और मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। सबसे पहले सिंधु नदी किधर की तरफ एंटर हो रही है, लद्दाख में बह रही है क्या, और बहने के बाद इस पॉइंट पर बताओ एग्जिट हो जाएगी क्या ये इंडिया से, और इंडिया के इधर तो कौन सा पड़ोसी मुल्क आ जाएगा अपने पास, पाकिस्तान। और ये जो मानसरोवर झील है बेटा ये है तिब्बत में, तिब्बत है अपने पास चाइना के अंदर। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दो इंडस रिवर कितने देशों से होकर बह रही है, टोटल 3, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या। अब मुझे ये बताओ इंडस रिवर का ओरिजिन भारत से हो रहा है या भारत के बाहर से हो रहा है, भारत के बाहर से। कौन सा ग्लेशियर बताया था, बोखरचू ग्लेशियर। कहाँ बना हुआ है ये, तिब्बत चाइना में। अब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है जहाँ से भारत में एंटर हो रही है और एक पॉइंट ये है जहाँ भारत से एग्जिट हो रही है। ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी किस जगह से भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो बेटा याद रखना, भारत कोई हल्का देश नहीं है। भारत में किसी भी नदी को प्रवेश करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दम। तो याद रखना, लॉजिक बता रहा हूं मैं, सिंधु नदी को भारत में अगर प्रवेश करना है तो सिंधु नदी क्या लगाएगी यहाँ पर, दम। और दम से जो जगह बना देंगे अपन वो क्या बना देंगे, दम चौक। तो बताओ सिंधु नदी है वो भारत में कहाँ से एंटर हो रही है, दम चौक से। यस या नो। अब दम चौक कहाँ पर है, लेह के अंदर है। कहाँ पर, लेह किसकी कैपिटल है, लद्दाख की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, लद्दाख की। तो सिंधु नदी को भारत में प्रवेश करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दम। यानी दम से बना देंगे अपन दम चौक।
और लद्दाख से बहती हुई, अब ये पॉइंट है जो पाकिस्तान के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो याद रखना, सिंधु नदी भारत से तो एग्जिट होती है और किधर एंट्री मान लेती है, पाकिस्तान। और भारत से अगर कोई भी चीज आती है तो बेटा पाकिस्तान वाले चिल्लाते हैं, क्या करते हैं, तो पाकिस्तान वाले चिल्लाएंगे आ गई कचरे वाली गाड़ी नहीं, सिंधु नदी आ गई। तो पाकिस्तान वाले चिल्लाएंगे कौन सी नदी को आते ही, सिंधु नदी को आते ही। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, सिंधु नदी भारत में किस जगह पर एग्जिट होती है या पाकिस्तान में किस जगह पर एंटर होती है, तो उस जगह का क्या नाम आ जाएगा अपने पास, चिल्लास। क्या नाम आ जाएगा, तो सिंधु नदी को भारत में प्रवेश करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दम। और पाकिस्तान वाले सिंधु नदी को देखते ही क्या करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। आ गई क्या बात समझ में। अब ये देखो, दमचोक और चिल्लास के बीचों बीच में ही तो ये भारत के अंदर बह रही है। आ गई बात समझ में। इधर किधर की तरफ निकल जाएगी, ये पाकिस्तान की तरफ। तो टोटल 3 देशों से होकर बहती है ये। कितने देशों से, 3 देश अपने पास, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। टोटल लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो वो है 2880 किलोमीटर स्क्वायर। यानी बोखरचू ग्लेशियर से लेकर ये जो लास्ट वाला जो सेक्शन है अपने पास अरेबियन सी, यहां तक की जो टोटल लेंथ है इस पूरे के पूरे इंडस रिवर की, वो कितनी होने वाली है, 2880। अब अपन बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस लंबाई की। क्या ये वाली लंबाई भारत के अंदर है क्या, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात करते हैं इन इंडिया, भारत के अंदर इंडस रिवर की जो लेंथ है वो है 916 किलोमीटर स्क्वायर, 1114 किलोमीटर स्क्वायर। तो अपन बात कर सकते हैं कि भारत के अंदर जो सिंधु नदी है उसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1114 किलोमीटर स्क्वायर। ओवरऑल जो अपने पास इंडस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी होने वाली है, 2880 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल कितनी कंट्री के अंदर बहेगी ये, 3। अब मुझे बताओ, इधर की तरफ इस हाथ की तरफ फोकस करना, क्या इंडस रिवर इधर की तरफ बह रही है क्या, तो इसके ऊपर मेरा कौन सा हाथ जा रहा है, राइट हैंड, और नीचे की तरफ कौन सा आ रहा है, लेफ्ट हैंड। तो क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ, क्या ऊपर से जो नदियाँ आकर इसमें मिलेगी वो राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, और नीचे से जो नदियाँ आएगी वो कौन से हैंड की तरफ से जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ से। तो कोई भी नदियाँ होती है उसके अंदर 2 ट्रिब्यूटरी कंसिडर की जाती है, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कुछ छोटी नदियाँ है जो अपना जल ले जाकर किसी बड़ी नदी के अंदर मिला देती है। तो वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनसे मिलकर ही वो जो मेन जो रिवर है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एक खाली गिलास है जो आधा पानी से भरा हुआ है, और तुम लोग एक छोटे से ढक्कन से लाला कि इसके अंदर क्या कर रहे हो, पानी मिला रहे हो। तो बताओ एक टाइम के बाद में ये गिलास पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा क्या, तो अब इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। वैसे ही एक नदी है मेन रिवर, इसमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ अगर अपना जल है वो गिराती रहती है और इस नदी का रूप कैसा कर देगी, वो बड़ा कर देगी। तो याद रखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी के नाम बता रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। पहला है झेलम, दूसरा अपने पास चेनाब, तीसरा है रावी, तो ना बोलेगा तो ही ठीक है। फोर्थ पे अपने पास व्यास, कुछ गलती खा लिया आज तूने, और लास्ट वाला अपने पास सतलुज। तो बताओ टोटल, अब जाके आइए, तो तू तो पहले ही ला रहा था। मुझे बताओ टोटल कितनी ट्रिब्यूटरी बता दी है लेफ्ट साइड वाली, 5। पहले नंबर पे कौन सी है, झेलम, सेकंड नंबर पे कौन सी है, चेनाब, थर्ड नंबर पे रावी, फोर्थ पे व्यास और फिफ्थ पे सतलुज। ये सीक्वेंस बेटा ऐसा कैसा याद रखना है तुम्हें, क्योंकि सीक्वेंस से हम लोग एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। अगर ये सीक्वेंस एज इट इज ऐसा याद है तो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सारी की सारी नदियां हैं वो किधर की तरफ से मिलने वाली है अपने पास, लेफ्ट साइड से। क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लिया जाएगा, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है या कौन कौन सी नहीं है। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली कितनी सहायक नदियां बता दी है मैंने, 5। फिर अपन बात करते हैं राइट साइड वाली। तो राइट साइड वाली के अंदर पहले नंबर पे आएगा शोक, दूसरे नंबर पे आ जाएगा गिलगिट,
बताओ, अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वाले जब शादी होती है तो क्या बोलते हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार बोलना पड़ता है वरना शादी अधूरी मान ली जाती है भाई। और उसके बाद में एक है पाकिस्तान के अंदर कौन सी? खुर्रम। और एक नदी और आ जाएगी अपने पास, गोमल। कोई भावनाओं में मत बह जाना, गोमल है ये, कोमल नहीं है। तो मुझे बताओ राइट साइड वाली टोटल ट्रिब्यूटरी पहले नंबर पे कौन सी है? श्योक। दूसरे नंबर पे गिलगिट, तीसरे नंबर पे काबुल, फोर्थ पे खुर्रम और फिफ्थ पे कोमल। तो 5 ट्रिब्यूटरी तो बता दी है मैंने लेफ्ट साइड वाली, और 5 ट्रिब्यूटरी बता दी है कौन सी? राइट साइड वाली। अब यहाँ से ढेरों क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे पेपर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, चेनाब का ओरिजिन, रावी का उद्गम, व्यास का, सतलुज का, श्योक, गिलगिट, काबुल, खुर्रम और गोमल। ये इधर वाली है तो देखो काबुल, खुर्रम और गोमल, ये 3 नदियां बना रहा हूं मैं इधर की तरफ। ये काबुल, ये खुर्रम और ये गोमल। तो ये 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान से मिलती है किसके अंदर? इंडस के अंदर। बाकी जितनी भी नदियां है वो कहाँ से मिलेगी? भारत से मिलने वाली है। और एक ये जो नदी है ना सतलुज, इस सतलुज नदी का ओरिजिन होता है यहाँ से। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर बना हुआ है जिसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है? राकस ताल। तो सिर्फ और सिर्फ स से सिंधु, स से सतलुज, दोनों नदियों का ओरिजिन है वो तिब्बत चाइना से होता है। सिंधु नदी निकलेगी कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील। और सतलुज नदी कहाँ से निकलेगी? अपने पास राकस्ताल झील से। इतनी चीजें बना लो। सबसे पहले हेडिंग लिखो इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में लिखना, इसकी कुल लंबाई लिखना। भारत में इसकी कुल लंबाई लिखोगे, टोटल कितने देशों से बहती है ये वाली चीजें लिखोगे, 3 देशों से। फिर लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी लिखोगे और राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरी लिखोगे। अब इससे आगे 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा और उन चारों टॉपिक का बेस यही है, रिवर्स। रिवर्स अगर समझ में आ जाएंगे तो लेक समझ में आ जाएगी, डैम समझ में आ जाएंगे, माउंटेन और हिल समझ में आ जाएगी। कौन सा? टू 880 किलोमीटर लेंथ है टोटल किसकी? इंडस की। और भारत के अंदर लिख लेना 1114 किलोमीटर। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में हो जाएगी, यानी दमचौक से लेकर चिल्लास तक के बीच की ये जो दूरी है ये कितनी है? 1114 किलोमीटर स्क्वायर। लेक ब्रिटेन से ही आया क्या तू? घर पे तो मारवाड़ी बोलता होगा। फिरंगी आ गया भाई तुम्हारे बीच में एक। मारो फिरंगी, भगाओ फिरंगी। दोनों सेक्शन बना लेना, लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी लिख लेना और राइट साइड वाली ट्रिब्यूटरीज लिख लेना।
पाकिस्तान वाली नदियाँ अलग लिख लेना, भारत वाली अलग लिख लेना, और चाइना से कौन कौन सी है? एक तो राकस्ताल से सतलुज निकलेगी और एक बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु निकलने वाली है। पेपर तुम्हारा ऑफलाइन लगता है या ऑनलाइन? लिखो चलो फटाफट। क्या हुआ? तो हिमालय से निकलने वाली पहली नदी कौन सी पढ़ी अपन ने? सिंधु। इंडस की 5 लेफ्ट साइड वाली ट्रिब्यूटरी बताइए और 5 राइट साइड वाली। देखो पाकिस्तान के अंदर भी जा रही है सिंधु नदी और भारत में भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुद्दा डिस्प्यूट का था पाकिस्तान वाले और भारत वालों के बीच में इस सिंधु नदी के जल को लेकर। तो जब भी बात डिस्प्यूट की आती है, अगर उसको सोल्व करना है तो कहीं ना कहीं समझौते किए जाते हैं। एक टाइम है तुम्हारे पास अभी का, नौकरी लग जाओ, पढ़ लो लिख लो, तब तो घर वाले तुम्हारी बात मान जाएंगे कि पापा उसी से शादी करनी है। और अगर नौकरी नहीं लगे तो एक टाइम के बाद फिर तुम्हें भी घर वालों के साथ क्या करना पड़ेगा? समझौता, कि मिल रही है वही ठीक है अभी तो। यस या नो? तो वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भी इस सिंधु नदी के जल को लेकर क्या हो रहा था? डिस्प्यूट। तो उन दोनों देशों ने मिलकर क्या कर लिया? ट्रेटे कर लिया, एक समझौता कर लिया, जिसका नाम ही क्या निकाल दिया? सिंधु जल समझौता। कौन सी नदी के जल को लेकर डिस्प्यूट था? सिंधु नदी के जल को लेकर डिस्प्यूट था। तो उस नदी के जल के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने क्या कर लिया? आपस में समझौता कर लिया। भारत की तरफ से जो व्यक्ति गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1960 की घटना है ये। कब की घटना है? 1960 की। अगर इधर अपन बात करते हैं सिंधु जल समझौते की, इंडस वाटर ट्रेटे 1960 में किस किस के बीच में हुआ था ये? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से था अयूब खान। उस टाइम प्रेसिडेंट था किसका? पाकिस्तान का। तो अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों बैठे मीटिंग के अंदर, और दोनों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। और वो समझौता है वो कितने परसेंट के अंदर डिवाइड हुआ है? वो हुआ है 80% और 20% के रेशो में। कि कुछ नदियां हैं जिसका 80% जल है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा, और उन्हीं नदियों का 20% जल है वो कौन यूज़ करेगा? भारत। और कुछ एक ऐसी भी नदियां थी जिसका 80% जल भारत यूज़ करेगा, और उन्हीं नदियों का 20% जल है वो कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। तो दोनों देशों की भी सहमति हो गई किस रेशो के अंदर? 80% और 20% के रूप में। अब ये सीक्वेंस क्यों याद करवाया था? देखो सबसे पहले नंबर पे देखी थी अपन ने सिंधु। तो याद रखना सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां है, इसका 80% पानी तो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया। क्या 80 और 20 का रेशियो समझ में आ गया क्या? इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन यूज करेगा? इंडिया। वहीं अपन बात करते हैं रावी, व्यास और सतलुज, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा? इंडिया। और 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान।
तो फाइनली जो इंडस वाटर जो ट्रेटे का जो कॉन्क्लूजन निकला है वो क्या निकला है कि इन नदियों का जो पानी है वो 80% और 20% के रूप में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्वेश्चन तुम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रेटे हैं वो कौन से ईयर हेल्ड हुआ था, 1960 के अंदर। लिख लेना नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता 1960, भारत की तरफ से लिखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से लिखोगे कौन सा, अयूब खान। बाकी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ऑफर था क्या? ऑफर चलो दे देता हूँ इस बैच के लिए स्पेशली। इस बैच में जो भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करेगा, चाहे वो तुम्हारी फील्ड का हो चाहे और अदर फील्ड का हो, मेरी तरफ से ऑल इंडिया में जहाँ वो बोलेगा वहाँ पे पार्टी मिलेगी उसको, पूरे भारत में। अगर तुम बोलोगे कि भारत की सबसे महंगी होटल है रामबाग पैलेस जयपुर वाली, यहाँ पार्टी मिल जाएगी। तुम लोग बोलोगे मुंबई के ताज होटल में, वहाँ पार्टी मिल जाएगी। बट शर्त एक ही है कि सबसे पहले क्या लेना है तुम्हें, सिलेक्शन। याद रखना, असफल लोगों के साथ मैं बहुत कम उठता बैठता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो उठ बैठ है वो किन किन लोगों के साथ है, सफल लोगों के साथ। क्योंकि मेरा जो एटमॉस्फेयर अगर सफल लोगों का रहेगा तो जीवन में मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। और यही असली कंपटीशन है। एक क्लासरूम को अगर तुम लोग ऑल ओवर इंडिया मान के, अगर कंपटीशन मान के अगर पढ़ोगे तो यही असली जीत है। सबसे पहले क्लास में नंबर 1 आने की कोशिश करो। क्लास में अगर नंबर 1 आते हो तो इट मीन समझ जाना सिलेक्शन के पूरे प्रबल दावेदार हो तुम। और अगर क्लास में अगर बच्चों से पीछे रह रहे हो तो पहले अपने आप को सुधारो। सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस। कोई भी टेस्ट अगर यहाँ पर लगता है उसको स्किप नहीं करना। टेस्ट के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। उस टेस्ट को देने के बाद बेटा उसका एनालिसिस ज़रूर किया करो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे से बिल्कुल ही नहीं हुए हैं, उनको अलग से टिक कर दो। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मेरे से हो रहे थे लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने करा तो है लेकिन आधा ही हुआ आधा नहीं हुआ है। इन 3 सेक्शन के अंदर उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करो। और फिर अगला टेस्ट जब भी होता है तो अपनी कमियों पर वर्क करो। जब तक अपने नेगेटिव पॉइंट्स को वर्क नहीं करोगे तब तक पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बनेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब अगर इस ऑफ़र के मज़े लेने हैं तुम्हें तो बेटा मन लगा के मेहनत कर लो। और अगर मैं नहीं भी रहूँ तो भगवान जी सर है, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। यस या नो? बस शर्त एक ही है, सबसे पहले क्या लगनी चाहिए, तुम्हारी नौकरी लगनी चाहिए। चलो बाकी मिलता है तुमसे नेक्स्ट क्लास में।